फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक। एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी ने कहा कि मेरे पास उस घर के असली कागज हैं, घर के ही नहीं, उस जमीन के पहले के मालिक के भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको क्या लगता है जज बेवकूफ़ होगा जो ओरिजिनल और जाली के बीच फ़र्क नहीं कर पाएगा? मैं ओरिजिनल को ओरिजिनल प्रूव करने के लिए 10 डॉक्यूमेंट दे सकती हूँ, आप कितने दे पाएंगे बताइए? तो चाची जी तिनक कर चाचा से बोले, चलिए जी, यहाँ बेकार आकर अपना टाइम बर्बाद किया। अब जो बताना होगा हमारा वकील इन्हें कोर्ट में बताएगा। हमने तो सोचा था लड़की परेशान है, उसे और क्यों परेशान करें, साथ ही घर की इज्जत और ना उछले। शम्मी ने कहा, आप यहाँ अपने फायदे के लिए आए थे तो फायदे की एक बात सुनते जाइए। जो पैसे लेने के बाद भी ना आपके वकील ने आपको नहीं बताई कि ये केस आप नहीं जीत पाएंगे। आपको ये केस जितना आपके लॉयर के बस जिताना आपके लॉयर के बस के बाहर की बात है। वो आज तक कोई केस जीता ही नहीं, वो बस बड़ी बड़ी बातें करके पैसे ऐंठेगा। और जब आप 4-5 साल केस लड़ते लड़ते परेशान हो जाएंगे तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करेगा। तब तक आपसे काफ़ी पैसे ऐंठ चुका होगा। तो आप वकील बदलेंगे या हमारी शर्तों पर झुकेंगे? और हम जीत रहे होंगे, इसलिए हम सेटलमेंट के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आपको पसंद आए तो आ जाइएगा अपने शुभचिंतक और लॉयर से सलाह मशवरा करके। पहली, घर आपको नहीं मिलेगा और 2 महीने के नोटिस पर आपको घर खाली करवाना पड़ेगा। दूसरी, दुकान में युक्ति का आधा हिस्सा बनता है, पर युक्ति आप लोगों की तरह घटिया नहीं है, तो वो आधे के बजाय 1/4 के लिए तैयार है। और अगर शम्मी कहते कहते रुक गई, फिर उसने बात बदल दी और बोली, और मैं ऑफर 10 दिन, और ये ऑफर 10 दिनों के लिए है। अगली हियरिंग से पहले पहले आपका जवाब नहीं आया तो आपसे कोर्ट में मुलाकातें होंगी, फिर कोई सेटलमेंट नहीं होगी। फिर दुकान में आधा हिस्सा और उस घर में जबरन कब्जा करने की एवज में कम से कम पिछले 4-5 साल का किराया हर जाने के तौर पर। आप दुकानदार हैं, हिसाब लगा लीजिएगा, रकम लाखों में बैठेगी। शम्मी चुप हो गई और उन दोनों के चेहरे देखने लगी। चाचा चुप खड़े रहे, पर चाची तुनक कर बोली, हमने जबरन कब्जा किया है, वो हमारा भी घर है। सोचा था घर की लड़की है, तरस खाकर हिस्सा दे रहे थे, अब ले हिस्सा, कुछ नहीं दूंगी। मयंक गुस्से से बोला, हाँ मालूम है, बहुत तरस दिखाने आई थी, दिखा लिया ना, अब जाओ यहाँ से। चाची ने कहा, तो मैं कौन सा आ रही थी? और चाची की मम्मी की तरफ इशारा करके बोली, यही लाई थी, चलो बातचीत करके देखते हैं, बातचीत से बात बनती है। ये बन गई बात। इसने तो समझ लिया कि हम डर गए हैं। डरे नहीं हैं हम, हमारे पास भी कागज है और पूरे कागज हैं। कोर्ट में लड़ेंगे और देखेंगे तुझे कैसे कुछ मिलता है। बेशर्म कुलच्छनी, पता नहीं कहाँ गई थी मुँह काला कराने। इतना सुनते ही शम्मी को गुस्सा आ गया। वो चाची जी से बोली, इस औरत का मुंह बंद करने को कहो और यहाँ से लेकर जाइए, वरना इस औरत की बहुत बुरी गत बनाऊंगी। चाची और भड़कते हुए बोली, हाँ हाँ गत बनाएगी, आई तू बड़ी कलेक्टर ने। पैसे का रौब किसी और को दिखाना, मैं नहीं डरती तुझसे। क्या करेगी? हाँ क्या? हाँ मुझ पर तोप चला देगी?
या जेल में डलवा देगी, कर ले जो करना है। शम्मी ने कहा कर तो मैं ये भी सकती हूँ, और लगता भी है, बड़ा शौक चढ़ा है ना जेल जाने का, तो यही से मयंक जरा पुलिस को फोन करो और कहो एक आदमी औरत तुम्हारे घर में घुसा है और गाली गलौज कर रहे हैं, और साथ में ये भी कहना युक्ति की किडनैपिंग में उन दोनों पर शक भी है, खास तौर से औरत पर, क्योंकि पूछताछ में पता चला है कि उन लोगों को किसी औरत ने पैसे दिए थे युक्ति को किडनैप करने के लिए। चाचा चाची एक पल के लिए सुनकर सन्न रह गए। चाची के तेवर ठंडे जरूर पड़ गए थे, पर वह अभी भी फनफना रही थी। चाचा जी ने माहौल गर्म देखा तो फौरन चाची का हाथ पकड़ लिया और वहां से लगभग खींचते हुए ले जाने लगे। तू चल यहाँ से, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है, मैं ले जा रहा हूँ इसे यहाँ से, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। चाचा जी चाची को ले गए तो मयंक ने फोन जेब में डाल दिया। शम्मी बोली फोन रख क्यों दिया, फोन करो पुलिस को। मयंक शम्मी का मुंह देख रहा था तो शम्मी बोली इन लोगों पर प्रेशर डालना जरूरी है, इन लोगों का दिमाग ठीक करने का यही तरीका है। युक्ति शम्मी को देखकर बोली शम्मी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। शम्मी युक्ति को देखती है, फिर मयंक से कहती है मैं आकर बात करती हूँ। दोनों दूसरे कमरे में आ जाते हैं। शम्मी ये सब करना जरूरी है, युक्ति दरवाजा बंद करते हुए कहती है। शम्मी कहती है जरूरी ना होता तो मैं करती ही क्यों, पर क्यों क्यों करना है ये सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, ना पैसा ना दुकान में हिस्सा, बस जो मेरा है मुझे दिलवा दो, मेरा घर। मैं बस शांति से रहना चाहती हूँ, उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, बस इसलिए घर में हिस्सा नहीं देना चाहती क्योंकि फिर हर रोज सुबह शाम उन लोगों की सूरतें, उनकी बातें ताने सुनने पड़ेंगे। मैं उन लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, और ये जितना जल्दी से जाए उतना अच्छा है। मुझे बस घर चाहिए और कुछ नहीं, घर चाहिए और दुकान वो तुम्हारी नहीं है, उस दुकान को बनाने में तुम्हारे पापा का भी पैसा और मेहनत लगी है, और जानती हो उस दुकान की कीमत कितनी है, हाथों हाथ बेचने निकलोगी तो 70-80 लाख रुपए दे देंगे। व्यक्ति ने कहा पर इन सब के लिए मुझे क्या कुछ झेलना पड़ेगा, तुमने सुना ना वो कैसे बोल रही थी, तुम सबके सामने उनकी इतनी हिम्मत पड़ रही थी तो सोचो हम सबके पीछे वो मेरे बारे में कितना गंदा बोलती होंगी। इसलिए जरूरी है युक्ति कि उन्हें सबक सिखाया जाए, और मैं उन्हें ऐसे ही बचकर नहीं जाने दूंगी। वो तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत और उल्टा सीधा बोलेंगी और तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी के मजे लूटें ऐश करें, ऐसा तो नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ गलत होता देखूं और कुछ ना करूं तो लानत है मेरे लॉयर होने पर। व्यक्ति ने कहा मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लॉयर हो, इसलिए तो कह रही हूँ मुझे मेरा घर दिलवा दो, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का बनाया हुआ घर ही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शम्मी ने कहा मैं जानती हूँ वो घर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड ट्रस्ट में उस घर के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ, और अगर उस घर के साथ तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं तो क्या हो रहा है, तुम्हारा फ्यूचर ही सिक्योर होगा। और फिर बात यहाँ पैसे या हिस्से की नहीं है, बात सही गलत की भी है। उन लोगों का बिहेवियर हमेशा तुम्हारे साथ गलत रहा है और रूड भी रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स के बाद तुम उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने कभी नहीं दिखाई। कभी सोचती हूँ तो डर लगता है अगर मयंक की फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो ये लोग तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करते। अपनी पढ़ाई, अपने खर्चे, अपनी हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए या तो तुम्हें दूसरों का मोहताज रहना पड़ा है या बाहर जाकर कमाना पड़ा है।
इन लोगों ने तुम्हारी किसी ज़रूरत को पूरा करना कभी अपनी जिम्मेदारी समझा ही नहीं। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तुम्हारा और प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा है, फिर भी बेशर्मों की तरह कब्जा किए बैठे हैं। इसे हक मारना कहते हैं और ये गलत है। आज तुमने इन्हें जाने दिया तो ये लोग साबित कर देंगे कि ये सही थे, जबकि ये लोग गलत है। टाइम पर अगर सबके सामने वाले को गलती के लिए ना रोका जाए तो आगे चलकर वो गलत को सही और झूठ को सच बना देता है, और ऐसे ही लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। फिर वो सामने वाले को चोट पर चोट देते चले जाते हैं। ये गलत है, और गलत का न साथ दिया जाता है, न उसे इग्नोर किया जाना चाहिए। उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और तुम अकेले भी नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारी। जो अपने हैं तुम्हारे वो भी साथ हैं। किस बात का डर है? और तुम अपने लिए नहीं लड़ रही, आने वाले कल में दूसरों के लिए कैसे लड़ोगी? कैसे जर्नलिस्ट बनोगी? कमजोर? युक्ति झुंझलाकर बोली, नहीं तो फिर दूसरों के लिए लड़ने से पहले अपने लिए लड़ो। शुरुआत खुद से करो। युक्ति ने कहा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, पर अब मैं थक चुकी हूँ। कहते हुए युक्ति पीछे बेड पर जाकर धम से बैठ गई। शम्मी उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हारी जगह मैं लड़ लूंगी। तुम एक छोटा सा ब्रेक ले लो, अपनी ताकत इकट्ठी करो और फिर आ जाओ मैदान में। तुम उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती ना, तो मत देखो, मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए शम्मी ने युक्ति का माथा चूमा तो युक्ति ने अपनी बाहें उसकी कमर में डाले उसे हक कर लिया। शम्मी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, बस, या और कोई टेंशन, फिक्र, डर, उपेक्षा या कोई बात जो मन को परेशान कर रही हो तो बताओ, मेरे पास तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। युक्ति ने अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराकर बोली, जानती हूँ, तुम्हारे रहते मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शम्मी और युक्ति एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। शम्मी ने धीरे से अपना चेहरा झुकाया, कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्के से होठों को चूम लिया। युक्ति पल भर एज इट इज बैठी रही, ना तो चेहरा पीछे किया, न किसका जवाब दिया। तो शम्मी पीछे हट गई। पूछा, तुम ठीक तो हो? युक्ति ने कहा, हाँ, वो मैं आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं। शम्मी ने कहा, इट्स ओके, सब ठीक है, डोंट वरी, आओ बाहर चलें। शम्मी दरवाजे की तरफ बढ़ी तो युक्ति ने पूछा, तुम नाराज तो नहीं हो? शम्मी पलट कर बोली, नाराज क्यों होंगी, चलो आओ। दोनों बाहर निकले तो देखा सांची की मम्मी बुरा सा मुंह बनाए बाहर निकल रही थी। युक्ति सामने पड़ी तो और बुरा मुंह बनाया और गेट खोलकर बाहर चली गई। युक्ति ने देखा तो बोली, अभी नहीं, क्या हुआ? शम्मी ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं। युक्ति ने सांची से पूछा, क्या हुआ? आंटी इस तरह क्यों चली गई? सांची ने युक्ति का हाथ पकड़ा और दोबारा उसी कमरे में ले गई। क्या हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी गड़बड़ होने वाली थी, मैंने और मयंक ने किसी तरह सिचुएशन संभाली है। मम्मी को तो तुम दोनों के बारे में पता है। युक्ति पुतपनी सांची को देखे जा रही थी, जैसे फ्रीज हो गई हो। सांची भी बस युक्ति को देख रही थी। शम्मी ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, कैसे? सांची ने कहा, नहीं जानती मम्मी को कैसे पता है और कब, क्यों पता है? और शम्मी ने कहा, कब से पता है उन्हें? सांची ने कहा, शायद महीने भर से या पहले से, नहीं पता। मैंने पूछा भी नहीं पर उन्होंने बताया नहीं। शम्मी ने युक्ति को देखा तो वह वैसे ही बैठी थी
उसे हिलाते हुए शम्मी ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो युक्ति? क्या बताऊं क्या सोच रही हूँ? मेरे दिमाग में तो हजारों थॉट्स आ जा चुके हैं। फिर सांची की तरफ देखकर पूछा कि मेरी चाची को भी पता है क्या? तो आगे क्या होगा, चाची को पता है कि नहीं पता है? और पता है तो उन्होंने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं है? ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।